नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य। अब ये सुनकर लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मेडिकल टर्म है, लेकिन असल में ना ये हमारी पूरी सेहत और हमारी खुशहाली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सब WHO के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक पूरी तरह से ठीक होने की, एक वेलबींग की स्थिति है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियर के लेवल पर भी और सोशली भी। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक टोटल वेलबींग है, लेकिन सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। और इससे भी बड़ा सवाल कि ये किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी प्राथमिकता, एक नेशनल प्रायोरिटी क्यों बन जाती है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती को देखना होगा, और वो है जनसंख्या और उसकी प्लानिंग। असल में यही वो वजह, वो तेजी से बढ़ती हुई आबादी, जिसने दुनिया भर के देशों को मजबूर कर दिया कि वो इस पर नेशनल लेवल पर सोचें और स्ट्रैटेजी बनाएं। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया की आबादी में मानो एक विस्फोट सा हो गया। आप सोच कर देखिए, साल 1900 में दुनिया की आबादी थी करीब 2 अरब, और 2011 तक ये बढ़कर हो गई 7.5 अरब। मतलब जबरदस्त उछाल। और ये जो ग्लोबल ट्रेंड था, इसका असर भारत पर भी जबरदस्त पड़ा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारी आबादी थी करीब 35 करोड़, और मई 2011 आते आते हम 1.2 अरब का आंकड़ा भी पार कर चुके थे। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी हमारे देश के रिसोर्सेज के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए भारत ने क्या किया? आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन भारत दुनिया के उन शुरुआती देशों में से एक था जिसने नेशनल लेवल पर परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की शुरुआत की। और ये हुआ था 1951 में। तो ये तो हो गई देश के लेवल पर की गई कोशिशों की बात। लेकिन अब आते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैनेज करने और बर्थ कंट्रोल के लिए हमारे पास क्या-क्या तरीके मौजूद हैं। मोटे तौर पर देखें तो बर्थ कंट्रोल के तरीकों को हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि नेचुरल या ट्रेडिशनल तरीके। फिर आते हैं बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गोलियां, इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स, और आखिर में आते हैं सर्जिकल तरीके। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल तरीकों की। इनका फंडा बहुत सिंपल है, किसी तरह स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना। अब इनका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इसके साथ एक बड़ा रिस्क भी है। इनके फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब अगले हैं बैरियर मेथड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बैरियर मतलब एक रुकावट। तो ये मेथड्स क्या करते हैं, ये स्पर्म और ओवम के बीच एक फिजिकल दीवार, एक बैरियर खड़ा कर देते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कॉन्डम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। इनमें से भी कॉन्डोम सबसे कॉमनली यूज होने वाला बैरियर मेथड है। भारत में निरोध तो एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड रहा है, और इसका एक डबल फायदा है। ये प्रेगनेंसी रोकने के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस मतलब STI से भी प्रोटेक्शन देता है। चलिए अब आते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस यानी IUDs पर। यह एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे डॉक्टर्स या ट्रेन नर्सेज यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। और आपको बता दूं, भारत में ये कॉन्ट्रासेप्शन का एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये है एक कॉपर्टी, जिसे शॉर्ट में CUT भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे जो कॉपर आयंस निकलते हैं ना, वो स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है, मतलब उनकी जो तैरने की स्पीड होती है, उसे कम कर देते हैं और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी घटा देते हैं। इसके बाद नंबर आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, जिन्हें हम आम भाषा में द पिल भी कहते हैं। ये असल में हार्मोनल पिल्स होती हैं जो ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने की प्रक्रिया को और इम्प्लांटेशन को रोक देती हैं। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सहेली नाम की एक वंस अ वीक पिल है जो पूरी तरह से भारत में ही डेवलप की गई है। अब हम बात करेंगे परमानेंट मेथड्स की, यानी ऐसे तरीके जो टर्मिनल होते हैं। महिलाओं के लिए जो सर्जिकल मेथड है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें होता क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उन्हें या तो काट दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। इससे होता यह है कि एग जो है वो स्पर्म तक पहुंच ही नहीं पाता। और इसी तरह पुरुषों के लिए जो परमानेंट सर्जिकल मेथड है उसे वेसेक्टमी कहा जाता है। इसमें वाज डिफरेंस नाम की एक ट्यूब का छोटा सा हिस्सा हटा दिया जाता है या उसे बांध देते हैं।
ये दोनों ही तरीके बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। बर्थ कंट्रोल के इन तरीकों के अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ और भी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मेडिकल चॉइसेस शामिल हैं। इनमें से दो हैं एमटीपी और एमनियोसेंथेसिस। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सच में बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज परफॉर्म की जाती हैं। अगर इसे और आसानी से समझें तो दुनिया में जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं, ये उसका लगभग 5वां हिस्सा है। अब भारत की बात करें तो सरकार ने 1971 में ही एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत ही सख्त शर्तें भी लगाई गईं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसे पहले ट्राइमेस्टर मतलब 12 हफ्तों तक ज़्यादा सेफ माना जाता है और कानून इसकी इजाज़त कुछ खास हालातों में ही देता है, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी से मां की जान को खतरा हो या होने वाले बच्चे में किसी गंभीर फिजिकल या मेंटल एब्नॉर्मैलिटी का रिस्क हो। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड भी है। एक मेडिकल प्रोसीजर है एमनियोसेंटेसिस। इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है भ्रूण का लिंग पता करने के लिए, और इसी की वजह से अवैध रूप से फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, जो न सिर्फ एक सामाजिक बुराई है बल्कि एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म भी है। चलिए अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है सेफ रहना और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी एसटीआईज के बारे में जानकारी रखना। कुछ कॉमन एसटीआईज में आते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, और इनके अलावा हेपेटाइटिस बी और एचआईवी भी हैं, जो आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। और हाँ, एक बात और जाननी जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही नहीं बल्कि इन्फेक्टेड नीडल्स के इस्तेमाल से भी फैल सकते हैं। और इन सारी बातों के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे गांठ बांध लेना चाहिए, वो ये है कि अपने लिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चुनने और इस्तेमाल करने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए। ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो खुद से लिया जाए। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि एक हेल्दी फ्यूचर के लिए जिम्मेदार फैसले लेने के लिए हर किसी के पास सही और पूरी जानकारी पहुंचे? इस पर सोचना और काम करना दोनों ही बहुत जरूरी है।